सिविल सर्विसेज विद जकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को लेकर के आए हैं वो है पर्माकल्चर, एक अस्थायी कृषि या जिसको आप कह सकते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो आखिर ये पर्माकल्चर है क्या और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। खास करके ये जो सीरीज इस बार हम चला रहे हैं आपको, ये पीटी और मेंस दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चूँकि आप जानते हैं जो हमारे पिछले वीडियो हैं उसमें काफ़ी प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन हमारे वीडियो से आए हैं। जैसा कि आप इस वीडियो को आप देख सकते हैं, तो इस वीडियो में जो है ये जेम्स वेब वाला, तो ये जेम्स वेब वाला डायरेक्ट मेंस में सेम क्वेश्चन आया था, तो मेंस में भी आता है, पीटी में भी तो आप जानते ही है जो आता है उस पर हम आपको पूरा ये सीरीज ही बना के देते हैं। तो चलिए, पर्माकल्चर एक अस्थायी कृषि, तो देखते हैं आखिर पर्माकल्चर है क्या और इसके बारे में। तो इससे पहले सबसे पहले जानेंगे आखिर पर्माकल्चर है क्या। उसके बाद हम लोग देखेंगे पर्यावरण पर पर्माकल्चर का प्रभाव, यानी पर्माकल्चर का पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पर्माकल्चर के क्या लाभ हैं। उसी तरह से हम लोग देखेंगे पर्माकल्चर के मुख्य लक्ष्य क्या हैं, यानी इसको क्यों हम लोग इतना इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। और उसी तरह से देखेंगे क्या पर्माकल्चर और ऑर्गेनिक खेती एक ही है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब हम ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं तो आप लोग जरूर सोचते होंगे कि ऑर्गेनिक खेती में हम लोग कहते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर नहीं देंगे, और पर्माकल्चर में भी आप यही जानेंगे कि केमिकल नहीं देंगे। तो फिर आखिर दोनों में फिर फर्क क्या है, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और उसके बाद हम लोग जानेंगे नए शोध के निष्कर्ष क्या है। आप जानते हैं जो भी आपको हम टॉपिक देते हैं यहाँ वो रिसर्च के आधार पे देते हैं, तो हम ये देखना चाहेंगे कि ये जो रिसर्च आया, ये जो शोध हुआ है, चाहे वो नेचर में हो या डिफरेंट वर्ल्ड के मैगजीन में होता है, साइंस डेली, जिसमें जहाँ भी आपका ये रिसर्च आता है, रिसर्च प्लेटफॉर्म जैसे कि नेचर है, उसी तरह से आप देखेंगे कि डिफरेंट जगह जो रिसर्च आता है वो हमारे पास जो आता है उसको हम देते हैं, उसके आधार पे हम ये टॉपिक तय करते हैं आप लोगों के लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके पीटी और मेंस के लिए होता है। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कॉन्टेक्स्ट के बारे में। तो कॉन्टेक्स्ट के बारे में अगर हम देखें तो बेकर यूनिवर्सिटी और वियना और उसके साथ संयुक्त अध्ययन करने वाले थे जो यूनिवर्सिटी जो रिसर्च आया है, आरपीटी यूनिवर्सिटी ऑफ कैसर स्टर्न्स जर्मनी में पहली बार दिखाया कि पर्माकल्चर ने जैव विविधता, मिट्टी की गुणवत्ता और कार्बन भंडारण, ये तीन चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जलवायु के लिए, यानी बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, उसी तरह से हम लोग देखेंगे सॉइल का क्वालिटी यानी मिट्टी की गुणवत्ता या मृदा की गुणवत्ता इसको आप कह सकते हैं, और कार्बन भंडारण जो कार्बन स्टोरेज की बात कर रहे हैं, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस तरह से हम समझेंगे कि ये आगे आने वाले फ्यूचर में पारंपरिक खेती का ये बहुत ही जगह ले सकता है। तो चलिए हम देखते हैं आखिर पर्माकल्चर है क्या। तो पर्माकल्चर को हम कह सकते हैं कि भूमि प्रबंधन यानी लैंड मैनेजमेंट के साथ साथ अधिवास डिजाइन, यानी जो सेटलमेंट डिजाइन, यानी आपका घर और आपका जमीन को किस तरह से आप डिजाइन करते हैं जिससे हमारे बायोडाइवर्सिटी जो हमारे जैव विविधता उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़े। इसमें आप देखेंगे कि इसके माध्यम से भूमि संसाधन, लोग और पर्यावरण को एकीकृत करता है, यानी इंटीग्रेट करता है, यानी हमको हमारे पर्यावरण को, हमारे लैंड को ऐसा इंटीग्रेट करता है कि एक छोटा सा समझिए कि एक हमारा पारिस्थितिकी तंत्र या जिसको इकोसिस्टम कहते हैं वो बन जाता है। अब इसको देखें, इस शब्द का पहला बार यूज जो किया था, इसको पॉइंट को बात करेंगे तो 1978 में बिल मोलिसन और डेविड हॉलग्राम ने किया था। इसको अस्थायी कृषि यानी परमानेंट एग्रीकल्चर, अस्थायी कृषि या परमानेंट कल्चर या अस्थायी संस्कृति के रूप में, क्योंकि आप जानते हैं हमारे पूर्वज पहले जंगल में रहते थे, तो अभी भी बहुत देखते हैं आदिवासी जंगल में रहते हैं, तो जंगल में ही वो लोग खेती करते थे, जंगल में ही वो उस तरह से करते थे जहां आपका पेड़ भी मिलता था, फल भी होता था, खेत भी होते थे, तो उसी के बीच में इस तरह से खेती करना कि वो एक जंगल का आप मिमिक कर लें, तो ये इसीलिए इसको परमानेंट एग्रीकल्चर यानी परमानेंट अस्थायी रूप से। इसको आगे देखेंगे तो इस पर एक छोटा सा वीडियो है, इसको हम लोग देखते हैं। चूंकि अगर हम देखेंगे इसमें तो अभी यहाँ पे आप देखिए, इसमें तो हम जानते हैं कि प्रेजेंट डे में इस तरह का बड़े बड़े मशीनरीज, एरोप्लेन इस तरह से यूज करके बड़े बड़े लैंड का टुकड़ा ले करके, और फिर आप क्या करते हैं, एक
इस तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे पूरा पर्यावरण नाश हो जाता है। यानी बड़े बड़े लैंड, अब मतलब इंडिया की बात अगर हम छोड़ दें तो वर्ल्ड लेवल पे जो यूएसए या आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े एरिया में खेती होते हैं जिसमें भारी मशीनरीज का यूज़ किया जाता है, जिससे आपका कार्बन फुटप्रिंट कई गुना बढ़ जाता है, जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग और हमारे क्लाइमेट चेंज जो जलवायु परिवर्तन होता है उसमें योगदान करता है। तो इसको कैसे रोका जाए? तो इसका सबसे अच्छा अल्टरनेटिव अगर हम देखते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं पर्माकल्चर। अगर पर्माकल्चर की बात करें तो पर्माकल्चर जो होता है, तो देखें जैसे कि मैंने बताया ये सारी चीज़ें जब होती है तो पूरे वर्ल्ड में न्यूज़ आता है, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं हम लोग। तो इसका आखिर सॉल्यूशन क्या है? जैसा कि अगर हम देखें कि जब कार्बन फुटप्रिंट बनता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, तो किस तरह के हादसा होते हैं, जंगल में आग लगती है। अभी आपने देखा कि कैलिफोर्निया में किस तरह से आग लगा, इसका भी एक कारण था ये जलवायु परिवर्तन। तो आगे देखेंगे इसके रिपोर्ट्स अभी आने वाले हैं। तो अभी आग लगा ही हुआ है, तो आप सोचिए कितना बड़ा हादसा होता है। तो परमानेंट कल्चर, जैसा कि मैंने बताया, इसी को शॉर्ट पे कहते हैं पर्माकल्चर। ये पर्माकल्चर को अगर हम देखें तो इसको दो लोगों ने ये किया था। इसमें आप देखेंगे तो ये दो आदमी थे, इनका जैसे मैंने बताया था कि ये पर्माकल्चर इन्होंने बनाया था ये 1978 में। तो ये जो है इधर ये बिल मोलेसन साहब है यहाँ पे, और ये जो आप देख रहे हैं ये है डेविड हॉलग्रीन। तो ये दोनों मिलके इन्होंने 1978 में ये कॉन्सेप्ट को दिया था। आगे हम लोग देखेंगे यहीं पे, ये देखिए। तो परमानेंट एग्रीकल्चर जिसको हम लोग पर्माकल्चर कहते हैं, इसको अगर हम देखेंगे तो इसको मतलब या परमानेंट कल्चर है, तो इसको दो तीन चीज़ों पे हम देखते हैं इसको इस तरह से। तो अब देखिए इसको जैसे कि परमानेंट एग्रीकल्चर आखिर इसको कहते कहते जैसे कि इसका मतलब है परमानेंट एग्रीकल्चर इज अबाउट रीबिल्डिंग, है ना, रीबिल्डिंग रिलेशनशिप विद द पीपल, लैंड एंड द सिस्टम दैट सपोर्ट अस। तो बेसिकली इसमें इस तरह का हम एक ब्रिज, एक पुल बनाए जिसमें हमारा भी सर्वाइवल हो, हमारे पर्यावरण भी अच्छे रहें, और साथ ही साथ तो इसमें देखेंगे हमारा पर्यावरण भी तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा पर्यावरण भी, और यानी पर्यावरण, मानव और जो हमारे सराउंडिंग है इसके साथ एक ऐसा संबंध बना है जो एक ऐसा सिस्टम हो जो सरवाइव कर पाए, यानी जो हमारा नीड्स है वो भी पूरा हो। तो इसको इसमें आप देखेंगे तो इसके तीन इथिक्स आपको नजर आएंगे, जो इसको आप देखें यहाँ पे, तो अर्थ केयर, पीपल केयर एंड फेयर शेयर, यानी हम अर्थ का भी ख्याल रखें, इंसानों का भी ख्याल रखें, और साथ में इंसानों के बीच फेयर शेयर हो। ऐसा नहीं हो कि जो अभी आपने देखा कि बड़े पैमाने पे खेती कर रहे हैं और एक सर्टेन जो लॉबी है वही पूरे पे कंट्रोल कर रहे हैं, आम आदमी को मिल नहीं रहा है। तो आम आदमी के बीच में भी फेयर शेयर हो उसका, ये तीन इथिक्स आप देखेंगे तो इसके होते हैं। इसी तरह से देखेंगे तो ये फेयर शेयर। अब हम देखेंगे तो इस तरह के जो एग्रीकल्चर है ये पूरे दुनिया में पिछले कई सालों से आप देखेंगे अपनाए जा रहे हैं, खास करके अल्टरनेटिव के तौर पे। तो जब अल्टरनेटिव के तौर पे इसको अपनाए जा रहे हैं तो आप देखेंगे पूरे दुनिया में डिफरेंट, जैसे कि अमेजन में आप देख लें, उसी तरह से इंडिया में भी आप देखेंगे तो इंडिया में भी आया है। इंडिया में जो आया है तो इसको जैसे ये देखिए पूरे ग्लोबल लेवल पे। तो अब इंडिया की बात अगर हम करें तो इंडिया में इसको कहा जाता है
फूड फॉरेस्ट, ये साउथ इंडिया में भी बहुत जगह जिसमें आपको फल और इस तरह से आप जो आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। उसी तरह से कोलंबिया में इसको सागरास कहा जाता है। ये इंडिया का आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए इंडिया का, तो इंडिया में इसको फूड फॉरेस्ट हम लोग कहते हैं। उसी तरह से ये देखिए कोलंबिया का है, तो कोलंबिया में क्या है, कोलंबिया में इसको जागरास कहा जाता है। तो यहाँ भी आपको परमानेंट एग्रीकल्चर यानी फॉरेस्ट के साथ। उसी तरह से इसको आप अर्बन यानी शहरी क्षेत्रों में भी आप कर सकते हैं। आप अपने बालकनी में भी इस तरह की खेती कर सकते हैं, जिससे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी बचेगा, आपको ताजे फल भी मिलेंगे इस तरह से। तो इस तरह का प्रैक्टिस जो होता है वो आपको काफ़ी मदद करता है, खास करके आप देखेंगे पर्यावरण की रक्षा करने में और इस तरह का परमाकल्चर में। तो इसमें जैसा कि हमने बताया कि इसमें केमिकल का यूज नहीं होता है, वेस्ट कम से कम हम अपशिष्ट जो होता है, कूड़ा जो होता है उसको कम से कम इसमें करते हैं। तो ये आपको परमाकल्चर, तो परमाकल्चर जैसे देखें इसके साथ ही कुछ सिटी रिपेयर प्रोग्राम प्रोजेक्ट भी होता है, यानी कुछ सिटी में जो हम लोगों ने डिग्रेडेशन किया, इसी का नतीजा है जो आपने देखा है कि लॉस एंजलिस में फॉरेस्ट फायर हुआ है। तो हम लोग शहर में बेतरतीबी से करते हैं, उसको भी इसमें किया जाता है। तो इस तरह का आप जो प्रैक्टिस है वो पूरे ग्लोबल लेवल पे अपनाया जा रहा है, इसीलिए इस कृषि को क्रांतिकारी कृषि कहा जाता है। यानी इसको आगे हम देखेंगे, तो इसी तरह से देखेंगे तो इसके जो सिद्धांत हैं, तो जैसा कि मैंने बताया एथिक्स में 3 सिद्धांत इसके सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला अर्थ केयर, यानी हम पृथ्वी का ख्याल रखेंगे। दूसरा पीपल केयर, लोग का भी ख्याल रखेंगे। और तीसरा फेयर शेयर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बड़े बड़े उद्योगपति तो लाखों टन जमा करके रख लेते हैं, आम आदमी को 2 वक्त का रोटी नहीं मिलता, वो 5 किलो अनाज पे चलते हैं, बताइए। तो इसीलिए इस तरह का जो एग्रीकल्चर है, जो परमाकल्चर है, वो लोकल लेवल पे हम लोग इसको प्रैक्टिसाइज करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहला चीज इसके फर्दर आप देखेंगे इस सिद्धांत के और छोटे छोटे 12 इसको देखेंगे तो 12 पहलू हैं, 12 पहलू हैं। तो पहला है ऑब्जर्व एंड इंटरेक्ट। पहला तो आप देखिए और इंटरेक्ट कीजिए। पहला कि आप देखिए पहले अपना पर्यावरण में, जैसे आप किसी गांव में रह रहे हैं तो वहाँ का किस तरह का माहौल है, किस तरह से, अब उसके आधार पे आप डिज़ाइन कैसे करते हैं। सबसे पहले करते हैं एनर्जी पे, क्योंकि देखिए इसमें एनर्जी को फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि एनर्जी का मतलब ये हो गया कि जब एनर्जी ज़्यादा हो, जैसे कि बरसात में पानी खूब हो रहा है, उस वक्त आप पानी स्टोर करके रख लीजिए, फिर बाद में यूज कीजिए। उसी तरह से जब सूरज काफ़ी अच्छा चमकता हो, वहाँ आप उसका एनर्जी का यूज़ कीजिए, उसको स्टोर करके रखिए डिफरेंट तरीके से। तो आप एनर्जी को कैच व्हेन दे अबंडेंस, यानी जब वो ज़्यादा मात्रा में हो तब उसको पकड़िए, और जब आप उसकी कमी महसूस करें तो उसका यूज कीजिए। इसका मतलब हो गया कि ये आपको सस्टेनेबल वे में। तीसरा जो है वो है सस्टेनेबल, मतलब ऑब्टेन यील्ड। अब उपज अच्छी होनी चाहिए भाई, अगर उपज ही नहीं अच्छी हो, हमने सारी ये मेहनत करी तो फिर क्या होगा। यानी आप जानते हैं ना, आपने कहा ना भूखे भजन न होए गोपाला, तो भूखे पेट तो कोई नहीं करेगा भैया। तो कम से कम हम एग्रीकल्चर करें तो इसमें हमको बेनिफिट्स भी होनी चाहिए, इसको भी ध्यान में रखें। उसके साथ आप देखेंगे सेल्फ रेगुलेशन, यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन। उसी तरह से ये सेल्फ रेगुलेशन में भी आप देखें, उसके और आप इधर आते हैं तो ये आपको क्या मिलता है, वैल्यूएबल एंड रिन्यूएबल सोर्सेस, जिसमें अपने यहाँ घोड़ा का सिंबल देख रहे हैं। तो इसका मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेस होना चाहिए, यानी वैसा रिसोर्स जो जीरो कार्बन इमिशन करे। यानी जैसे कि यहाँ घोड़ा का सिंबल दिया है तो आप घोड़ा गाड़ी से आप जाएं, या उस तरह से लोकल लेवल पे करें। तीसरा चीज है प्रोड्यूस नो वेस्ट, यानी जीरो वेस्ट की कंसेप्ट करेंगे। जैसे कि जो वेस्ट हुआ उसमें, इसीलिए इसमें अर्थवर्म का फोटो दिया गया है, जो केंचुआ होता है उसका फोटो दिया गया है। केंचुआ आप जानते हैं, केंचुआ को किसानों का दोस्त कहा जाता है, यानी जो भी आपका वेस्ट है उसको फिर उस तरह से रिसाइकिल आप कर लें। तीसरा है डिजाइन पैटर्न फ्रॉम द डिटेल। अब जो हमने इतना यहाँ चीजें की, इससे जो हमारे पास डिटेल उपलब्ध हुआ है उसको डिजाइन करें, उसको देखें कि इसमें हम कितने अच्छे तरह से कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। जब ये सारी डिजाइनें हो जाएंगी तब आगे उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करें। इसको आप क्या करें, इंटीग्रेट करने की कोशिश करें, यानी इंटीग्रेट रेदर से। आप देखते हैं ना, कचरा उठाया, कचरा को फेंक दिया, फेंकना नहीं है, उसको एक दूसरे से इंटीग्रेट करना है कि इस कचरे का फिर से हम कैसे यूज करें, क्या करें। अगर हम इसमें पर्यावरण है, जैसे कोई पेड़ है, पौधा है, तो उसको हम काटे नहीं, उसको किस तरह से इंटीग्रेट करके देखें। ऐसा नहीं है काट के हटा दिया और एग्रीकल्चर कर लिया, तो इंटीग्रेट करना भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा है यूज एंड
नाइन्थ है, सॉरी नहीं, यूज स्मॉल एंड स्लो सॉल्यूशंस, यानी स्मॉल लेवल पे। देखिए आसान जो होता है ना, बड़े चीज़ जो होती है ना उसको हल करना भी मुश्किल होता है, लेकिन छोटा चीज़ को आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो लोकल लेवल पे उसको देखें, लोकल लेवल पे हल करें। और इतना नहीं है कि क्विक तुरंत आप गए बड़े बड़े मशीन ले आए उसको ठीक कर दिए, नहीं, उसको स्मॉल लेवल पे करा। तीसरा, यूज द वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी। क्यों ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं? हम डाइवर्सिटी को बचाने के लिए, कि हमारा डाइवर्सिटी वैल्यूएबल हो। और तीसरा जो हम देखेंगे, वैल्यू ऑफ द मार्जिनलाइज, यानी जो हमारे आसपास में मार्जिनलाइज मतलब जो एरिया है जो हमारे हाशिए पर है, यहाँ से जहाँ से हमने किया, उसको भी इसके साथ इंटीग्रेट करने की बात करते हैं। और फाइनली जो होता है 12 जो इसका प्रिंसिपल है, इसमें है आपका क्रिएटिविटी एंड रिस्पॉन्स टू द। एक रचनात्मक रूप से हमें इस रिस्पॉन्स का सामना करना है। क्योंकि एकदम याद रखिए कि ये ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीज़ें मीटिंग हो रही है, ये होने वाला है। और ये जब होगा तो आपको इसी तरह का पर्माकल्चर टाइप का प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगे एग्रीकल्चर में, नहीं तो फिर खाद्य संकट हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इसको क्या करना है हमको? रिस्पॉन्ड। इसीलिए इसमें आप देख रहे हैं कि किसका सिंबल है? तितली का सिंबल है। तितली क्या होता है? शुरू में एक लार्वा होता है, ठीक है, और लार्वा से फिर तितली निकल के कितना खूबसूरत हो जाता है। तो चेंज आप कीजिए, यानी जो आपका कोई काम का चीज़ नहीं उसको ऐसा चेंज करके इतना खूबसूरत बना दीजिए। यही पर्माकल्चर का समझिए मेन प्रिंसिपल है। तो मेन प्रिंसिपल में इसमें तीनों को हमने इंटीग्रेट करने की कोशिश करी है। यानी इस पर्माकल्चर में तीन चीज इंटीग्रेट, पहला तो अर्थ केयर, यानी हम अर्थ का रखेंगे जिसमें बायोडाइवर्सिटी वगैरह हो गया। तीसरा पीपल केयर, यानी लोगों का ख्याल रखेंगे। चौथा हो गया फेयर शेयर, कि बंटवारा सही तरीके से हो, है ना, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा, सबके लिए सुख का बराबर हो बंटवारा। तो ये बंटवारा, ये पर्माकल्चर का सिद्धांत है। तो ये देखिएगा, इसको भी इसमें यूज किया गया है। तो अभी अब देखेंगे आगे इसमें कि पर्यावरण पर पर्माकल्चर का प्रभाव। अब जब इस तरह का प्रैक्टिसेस हम करेंगे, कार्बन फुटप्रिंट नहीं करेंगे, जीरो वेस्ट करेंगे, तो पर्यावरण पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए हम देखेंगे तो पर्माकल्चर हमारे पर्यावरण के सुधार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये इंपॉर्टेंट चीज आप रखिए कि जो हमारा पर्यावरण है इसके सुधार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है पर्माकल्चर, क्योंकि ये पर्यावरण अनुकूल है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की विकल्प आपको देता है, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर जो पारंपरिक खेती है उसके मुकाबले में। अब देखेंगे इसमें तो पर्माकल्चर के क्या लाभ है। तो आखिर जब ये बातें हैं तो आखिर इसकी बेनिफिट्स क्या, लाभ क्या, इस पर भी हम लोग बोलते हैं। तो पहला आप देखेंगे पर्माकल्चर के कई लाभ हैं जो इसको पारंपरिक कृषि से अलग करते हैं। पहला नंबर 1 आप देखेंगे लागत प्रभावशीलता, इसमें कम लागत लगता है, ज़्यादा जेब खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यानी सिंथेटिक उर्वरक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े कीटनाशक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, महंगे महंगे मशीनरी जो है, बड़े बड़े मशीन, ट्रैक्टर, फलना चिल्ला, ये सब कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इसका मतलब है कम खर्च। तो कम खर्च होगा चूँकि हम लोकल लेवल पर उसको करेंगे। दूसरा है पानी का कम उपयोग। अब पानी का हमको उपयोग नहीं है कि जब भी किया आपने डीजल वाले चला दिए या मोटर पंप से नीचे निकाल लिया, जिससे आपका क्या होता है पता है आपको, उससे आपका जो पानी का भूजल स्तर जो है, जो वाटर टेबल कहते हैं, वो नीचे चला जाता है। तो अब आपको यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ हमने सिद्धांत आपको बताया था क्या करता है, कैच व्हेन दे अबंडेंट, जब वो ज़्यादा हो तो पकड़िए उसको। यानी बरसात में जब जम के पानी हो, जब बाढ़ आपके यहाँ आ जाए, उस पानी को आपने वहाँ स्टोर करके रखना है। आप उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए, तो अब आपने जैसे कुशल जल प्रबंधन किया, यानी जल संचयन किया, वर्षा जल का संचयन किया, तो आपका क्या हो गया, पानी भी कम उपयोग हो गया। क्योंकि पानी पहले से मौजूद, तो उसमें लागत भी आपका कम हुआ। ठीक है। तीसरा चीज जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट है अपशिष्ट में कमी, जो कूड़ा कचरा होता है उसमें कमी। इसमें कूड़ा कचरा होगा ही नहीं, यानी इसको सीधा जो भी अपशिष्ट हुआ उसको खाद में बदल दिए या इसका पुनः प्रयोग कर लिए, तो इसको लैंडफिल जो होता है, जो कचरे के ढेर होता है, उसमें आपका जाएगा ही नहीं कोई चीज़। सारे चीज़ को आपने इंटीग्रेट किया, यानी जीरो वेस्ट का कॉन्सेप्ट के आधार पे। उसके बाद हम देखेंगे तो बढ़ी हुई मृदा स्वास्थ्य, यानी जो मिट्टी का स्वास्थ्य है वो काफ़ी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने वेस्ट नहीं किया, यानी फेंका नहीं कहीं, उसी का यूज़ कर लिया। जैसे कि आप जानते हैं कि सूक्ष्म जीव, केंचुआ, ये सब जो है काफ़ी गुणवत्ता को सुधार करता है उसमें। और फाइनल जो है आप देखेंगे जैव विविधता संवर्धन, यानी जैव विविधता बढ़ता है। यानी पहले 3 स्पेसीज उस एरिया में थे, तो अब 9 स्पेसीज हो गए, कई गुना बढ़ जाते, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए।
तो अभी देखेंगे नया रिसर्च में बताया कि कितने स्पीसीज बने हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें, तो अब इन सब के बाद अब देखेंगे पर्माकल्चर के मुख्य लक्ष्य क्या है, यानी आखिर हम जो ये पर्माकल्चर या जो भी प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं तो इसका फाइनल गोल क्या है, लक्ष्य क्या है। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें हम गोल देखते हैं पर्माकल्चर के कि जो भी लोग हैं या व्यवसाय हैं उसका जो मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, मुख्य लक्ष्य होना चाहिए प्राकृतिक के विरुद्ध काम करने के बजाय उसके साथ, यानी हम नेचर के वर्क विद द नेचर, प्रकृति के साथ काम करें, न कि प्राकृतिक के खिलाफ काम करें। यह लक्ष्य है पर्माकल्चर का, यानी पर्माकल्चर वही चीज करेगा जो पहले से नेचर में मौजूद है, इसीलिए इसको परमानेंट कल्चर कहा गया है। जैसे कि हमारे पूर्वज जंगल में खेती करते थे या जिस तरह से होता था उस तरह का समझिए, जिसको फॉरेस्ट फूड भी कहते हैं। फॉरेस्ट से हम कैसे फूड निकालते थे, पहले फॉरेस्ट ही लोगों की इच्छा पूर्ति कर देता था, आज हम उसको बड़े पैमाने पे करते हैं, बाजार में ले जाते हैं, ये सब करते हैं। तो इस तरह के जो बड़े बड़े उद्योगपति बन जाते हैं, इस तरह का नहीं होना चाहिए इसमें। तो ये पर्माकल्चर। दूसरा जो आप देखेंगे, पर्माकल्चर का मुख्य मिशन प्रजातियों और प्राकृतिक अधिवासों का महत्व, यानी जो हमारा स्पीसीज है वो भी बचे। अब आपने क्या किया, खेत बनाने के चक्कर में बहुत बड़े जंगल को साफ कर दिया, ठीक है, उसमें 50 तरह के स्पीसीज थे। अब उसमें एक ही स्पीसीज रोपेंगे या धान रोपेंगे, गेहूँ, जो भी होगा उसमें करेंगे आप। तो आपने तो स्पीसीज को बर्बाद कर दिया। इसमें ये बात नहीं, इसमें हम सारे स्पीसीज, यानी एक ही खेत में गेहूं भी है, धान भी है, सेब भी है, फसल भी है, फ्रूट भी है, जो भी आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। तो ये होता है पर्माकल्चर। तो और इसका अल्टीमेट गोल यानी फाइनल लक्ष्य ये है कि हमको प्राकृतिक और उसके संसाधनों की रक्षा करना, और रक्षा के लिए सतत प्रयास, सस्टेनेबल प्रयास करना है, और ऐसा प्रयास जिसमें हमारा आधुनिक आवश्यकता, जिसे हम खाते हैं पीते हैं, उसकी भी कमी नहीं होनी चाहिए, वो भी होनी चाहिए। आवश्यकताओं को जोड़ना, यानी जो हमारा मॉडर्न नीड है उसको पर्माकल्चर से जोड़ना, ये है पर्माकल्चर का मुख्य लक्ष्य। अब आपको डेफिनेटली ध्यान में आता होगा कि सर ये बात तो आपने बता दिया, ये सारी चीज़ें बता दी, तो क्या पर्माकल्चर और ऑर्गेनिक तो सेम ही होगा? दोनों में फिर क्या डिफरेंसेस है? आप कह रहे हैं केमिकल नहीं, ऑर्गेनिक वाला भी कहता है केमिकल नहीं, वो कहता है ऑर्गेनिक, या जो भी आपने कहा केचुआ या जो भी आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाया, ऑर्गेनिक वाले भी तो यही करते हैं। फिर क्या डिफरेंसेस है दोनों में? तो चलिए देखते हैं आखिर में डिफरेंसेस। दोनों में बहुत डिफरेंसेस है। तो पर क्या पर्माकल्चर और ऑर्गेनिक से खेती एक ही है? तो नहीं साहब, ये एक नहीं है। यानी दोनों ही, ये ज़रूर है कि विकल्प देता है पारंपरिक खेती का, जो हम लोग पारंपरिक खेती करते हैं, बड़े बड़े ये कर लिए, और उसमें के दोनों में तो जिसमें हम बड़े पैमाने पे केमिकल यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं या पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, ये जो भी चीज़ें हम यूज करते हैं, तो दोनों ही इसको मना करता है, यानी कहता है कि भाई नेचुरली चीज आप यूज करें, जीरो केमिकल। लेकिन दोनों में फर्क है और बहुत बड़ा फर्क है। चलिए देखते हैं, इसमें 3 सबसे बड़ा फर्क है, उन 3 फर्कों को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहला पर्माकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन दोनों को देखें। तो अब हम लोग देखेंगे तो पर्माकल्चर का जो है फिलोसफिकल चेंजेज है, यानी जो उसका दर्शन है, यानी पर्माकल्चर बताता है कि पर्यावरण का संरक्षण, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी पर्यावरण का संरक्षण कर रहे हैं, और साथ ही इसका मतलब है कि मानवीय जरूरतों के साथ साथ जो हमारा इकोसिस्टम है पारिस्थितिक, उसके भी स्वास्थ्य को देखना है। लेकिन पर्माकल्चर सिर्फ ऑर्गेनिक खेती सिर्फ रासायनिक चीज को वहां से हटाता है, यानी वो सिर्फ मानव स्वास्थ्य को देखते हैं। हम मानव और पर्यावरण दोनों स्वास्थ्य को पर्माकल्चर देखता है, लेकिन ऑर्गेनिक सिर्फ और सिर्फ मानव स्वास्थ्य को देखता है और सिर्फ खाद्य आपूर्ति के लिए ऑर्गेनिक चीजें करती है। दूसरा चीज जो है ऊर्जा संरक्षण की बात करते हैं। अब जैसा मैंने बताया, ये लोकल लेवल पे होगा। लोकल लेवल पे होगा, इसका मतलब ये हो गया कि अब आप देखें कि ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो, चूंकि हमने पहले ही आपको बात किया कि इसमें सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन की यूज करेंगे, जो नेचुरली तरीके से जानवर मौजूद है, जानवर का यूज करेंगे हम, तो इसका मतलब है इसमें कार्बन फुटप्रिंट जीरो हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, यानी कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है काफी, यानी इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है नहीं तो कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है। दूसरा चीज हम देखते हैं यहाँ पे इसका जो है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का ग्लोबल लेवल पे होता है। अब आप जाएंगे तो बड़े बड़े मॉल में आपको ऑर्गेनिक मिल जाएंगे, तो वो ऑर्गेनिक कहाँ से आते हैं? बहुत दूर से आते हैं, उसमें ट्रांसपोर्टेशन लगता है, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है। तो ये कार्बन फुटप्रिंट का ध्यान
जैविक खेती में नहीं रखा जाता है, लेकिन पर्माकल्चर में इसका भी ध्यान रखा जाता है। तो ये दोनों डिफरेंस है। तीसरा जो सबसे बड़ा अंतर है वो है अपशिष्ट प्रबंधन, यानी कूड़े का जो प्रबंधन होता है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो पर्माकल्चर में है कि जीरो आप वेस्ट बनाए, यानी इसमें रिसाइकिल, पुनः प्रयोग और पुनः प्रयोजन, यानी 3R, यानी इसको 3RS कहा जाता है, यानी 3R, रीयूज, रिसाइकिल एंड रीपर्पस। 3R को ये अलग तरीके से करते हैं, लेकिन इसमें नहीं होता है। इसमें क्या होता है, डिस्पोजल पैकेजिंग होती है और इस डिस्पोजल में कुछ न कुछ जो आपको मिलता है, चाहे वो कागज़ का कुछ हो, उसको आप फिर जाके कूड़े के ढेर में फेंक देते हैं। तो कम से कम इसमें अपशिष्ट। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है पर्माकल्चर और ऑर्गेनिक खेती। तो ये तो हम लोगों ने पर्माकल्चर के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान ली। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो पर्माकल्चर, ठीक है, अब इस पर्माकल्चर के बारे में जो मैंने आपको बताया, तो जैसे मैंने बताया कि रिसर्च जो आता है वो रिसर्च पे, तो देखते हैं ये हाल ही में रिसर्च आया था, इसीलिए मैंने ये टॉपिक आप लोगों के लिया। और अभी बहुत सारे करंट अफेयर्स टॉपिक आने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे टॉपिक्स आने वाले हैं, उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं रिसर्च में क्या आया, ठीक है। तो उससे पहले ये देख लीजिए जो इसका है, ये भी तो थोड़ा देख लेना ज़रूरी होता है। ये देखिए, ये ऑर्गेनिक है और ये पर्माकल्चर वाला है। तो देखिए ऑर्गेनिक में आपने क्या किया, बड़ा सा खेत लिया, उसमें सारी चीज़ें ऑर्गेनिक, यानी नो केमिकल्स। इसमें लेकिन आप क्या किया, बड़ा सा खेत लिया, इसमें आपने पानी का भी प्रबंधन किया, सारी चीज़ें सस्टेनेबल तरीके से यूज किया, आप अपने घर भी वहीं बना लिया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आपको नहीं लगा, यानी सारा चीज़ आपने वहीं पे इंतजाम कर, ये हो गया। यानी आपने एक जो इकोसिस्टम आपके पास है उसका मिमिक किया। तो इसको हम लोग कहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। तो जैसा कि मैंने बताया शोध की क्या निष्कर्ष, तो इसमें दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट इस शोध में नजर आया। पहला तो मिट्टी की गुणवत्ता, यानी जो मृदा गुणवत्ता है उसमें सुधार, और जैव विविधता में सुधार आया। तो कैसे, तो देखिए कि जो इस संदर्भ में जहाँ ये खेत की गई थी, जहाँ ये जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में इसकी रिसर्च की गई थी, उस रिसर्च में ये पाया गया कि पर्माकल्चर में जो बर्ड स्पेसीज, आप जानते हैं बर्ड स्पेसीज बहुत तेज़ी से एक्सटिंक्ट हो रहा है वर्ल्ड लेवल पे। तो बर्ड स्पेसीज जो है उसकी जो स्पेसीज था वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया पर्माकल्चर एरिया में, यानी 3 गुना अधिक थी, 3 गुना अधिक था पर्माकल्चर एरिया में जो पारंपरिक एरिया के मुकाबले। उसी तरह से हम देखेंगे तो जैसा कि 3 गुना अधिक केचुओं की प्रजाति, मतलब केचुआ भी जो था वो 3 गुना बढ़ गया। आप जानते हैं जैसा कि मैंने बताया केचुआ को किसान का दोस्त कहा जाता है, खास के मिट्टी के एरिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट करता है। उसी तरह से उच्च बायोमास भी मिला और जो मिट्टी के अपघटन। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम पर्माकल्चर से जो सॉइल डिग्रेडेशन है उसको बचा सकते हैं, मृदा क्षरण जिसको बोलते हैं। यानी ये सारी चीज़ें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, तो इसीलिए मैंने ये सारा टॉपिक दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो भी आप, तो ये सारे टॉपिक्स जो होते हैं आप जानते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया ये भी आप देख सकते हैं कि ये पीटी और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है आपका, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आप लोग हमारे साथ रहें। तो अगर आप इसके बारे में जैसे कि मैंने बताया कि क्वेश्चन, तो इसमें हमारा टेस्ट सीरीज़ आप शामिल हो सकते हैं और हमारा टेस्ट सीरीज़ इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है। तो और इस तरह से आप जानते हैं डेली आपके लिए हम आज का प्रश्न लाते हैं, तो वो आज का प्रश्न हमारे चैनल पे आप जाइएगा तो आपको मिल जाएगा बहुत सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, और डेफिनेटली बात है आप लोग इसको प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। अब कुछ ही सब्सक्राइबर बचे हैं आप लोगों के, इससे तो 1000 हो जाएगा जल्दी ही हमारा। तो चलिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।